सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो से। तो पहले तो देखते हैं प्रायिकता है क्या है। जब भी किसी घटना के होने को अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, गणित के रूप में या मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, तो उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि अपन को अनुमान लगाना होता है। जैसे आप कहते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस 70% है। तो ये क्या है? ये भी किसी घटना के होने को व्यक्त करने की बात है। लेकिन जब 70% बोल रहे हैं तो अपन आधार 100 ले रहे हैं। सारी स्थितियां 100 के बराबर हों तो बारिश होने की चांसेस कितनी हो गई? 70। लेकिन प्रायिकता के केस में क्या है? आधार अपन 1 ले लेते हैं। तो वहाँ अपन क्या कहेंगे? जब प्रायिकता बताएंगे कि उसकी बारिश होने की प्रायिकता आज 0.7 है। दोबारा से, जब भी किसी घटना के होने को हम मात्रात्मक रूप में या गणित के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो प्रायिकता कहलाती है। अगेन, व्हेन वी एक्सप्रेस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मैथमेटिकली और यू कैन से क्वांटिटेटिवली, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो प्रायिकता पढ़ने के लिए कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता है। तो पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं देखते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले आता है अभिप्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया एक अभिप्रयोग कहलाती है। और अगर और अच्छी तरह से कहें कि दी हुई परिस्थितियों में किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया एक अभिप्रयोग कहलाती है। द प्रोसेस बाई विच एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे आप देखें, सिक्कों को उछालते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो आप क्या है? सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो सिक्कों को उछालने की जो प्रोसेस है वो एक्सपेरिमेंट है। एक पासे को उछालना, सिक्के को उछालना, इसी तरह पासे को उछाल सकते हैं, पासे को उछालना, टॉसिंग ऑफ ए डाई। पासा सब लोग समझते हैं, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। इस तरह का छोटा सा क्यूब होता है एक, उसमें 6 फेस हैं, हर फेस पर एक डिजिट लिखी होती है कोई, जैसे 1 2 3। ऊपर 1 है, नीचे के फेस पर कुछ लिखा होगा। 3 वाली फेस है, उसके पीछे भी कुछ होगा। 2 वाली फेस है, इसके पीछे भी कुछ होगा। तो छोटा सा क्यूब, इसकी 6 फेस है, हर फेस पर एक अंक लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक। तो ये पासा कहलाता है। तो पासे को उछालना, उछालने की जो प्रोसेस है, फेंकने का जो तरीका है, वो एक्सपेरिमेंट है। सिक्के को उछालना, सिक्के को फेंकने का जो तरीका है वो एक्सपेरिमेंट है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना, ताश की गड्डी, आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते, बाउंड पत्ते होते हैं, उनको अच्छी तरह से आप फेंट लें, उसको सफल कर लें और फिर एक कार्ड निकालें। तो जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो एक्सपेरिमेंट है। या आपके द्वारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको प्रॉब्लम दे दी कोई मैथमेटिक्स की, आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वो एक्सपेरिमेंट कहलाती है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। दी हुई परिस्थितियों में किसी कार्य को करने की प्रक्रिया जिसका कि अंत में कोई परिणाम अवश्य हो, एक अनुप्रयोग कहलाती है। जो अपन बात कर रहे थे वही है। अगेन, द प्रोसेस बाई विच एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द गिवन सर्कमस्टांसेज एंड विच गिव्स सम रिजल्ट एट द एंड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सिक्के को उछालना, ताश की गड्डी से पत्ते का निकालना, किसी गणित की समस्या को आप द्वारा हल करना। तो ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट हो गए, एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। दोबारा से, किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया एक अभिप्रयोग कहलाती है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी निकलना चाहिए। जैसे सिक्के को आप फेंकेंगे, तो सिक्के को फेंकने पर क्या क्या रिजल्ट आएंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर देखते हैं निश्चित परिणाम वाले अभिप्रयोग। अच्छा, अभी अपन बात कर रहे थे सिक्के को उछालने की। जब सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर आप ये मानेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि सिक्के को उछालेंगे सिक्का गायब हो जाए, या सिक्का टूट जाए, या सिक्का किसी कोर पे खड़ा हो जाए। खड़ा भी हो सकता है, तो वो वाली संभावनाएं नहीं है अपने यहाँ। तो क्या है कि सिर्फ वो अपना सिक्का है जो बहुत फेयर कॉइन है, आदर्श सिक्का है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, पट आएगा या चित आएगा। अच्छा,
अब आते हैं जो अपन परिणाम की अभिप्रयोग की बात कर रहे थे, तो अभिप्रयोग कैसे हो सकते हैं। एक तो निश्चित परिणाम वाले अभिप्रयोग होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे, जब इसमें एक ही परिणाम आएगा। जैसे आप पानी लें, पानी में अगर चीनी घोलेंगे तो कैसा होगा, मीठा या नमकीन? निश्चित रूप से मीठा होगा। नमक घोलेंगे तो नमकीन होगा। बर्फ़ है, जैसे जमी हुई बर्फ़ है, बर्फ़ को आप खुले में रख देंगे तो वो पिघलने लग जाएगी। यानी कि यहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट है, आपके एक्सपेरिमेंट है, उनका एक ही परिणाम है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? पानी में आपने चीनी डाल दी, पानी में चीनी डाल दी तो वो मीठा ही होगा, नमकीन नहीं होगा। तो ये कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, निश्चित परिणाम वाले अभिप्रयोग। इनमें किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एक बार। निश्चित परिणाम वाले अभिप्रयोग वे होते हैं जिनका ठीक एक ही परिणाम हो। द एक्सपेरिमेंट विच गिव्स ओनली वन रिजल्ट आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पानी में शक्कर घोलने पर पानी मीठा ही होगा, निश्चित रूप से मीठा होगा, नमकीन तो हो ही नहीं सकता। दूध में पानी डालने पर वह पहले से पतला हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गर्मियों में बर्फ़ को खुले में रखें तो वह पिघलने लग जाएगी। अगेन, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इट बिकम्स स्वीट, ऑन एडिंग वाटर इन मिल्क इट बिकम्स डाइल्यूट देन बिफोर, इन समर कीपिंग द आइस ओपन इट विल मेल्ट। तो ये आपके डिटर्मिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट थे उनके एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं अनिश्चित परिणाम वाले या यादृच्छ अभिप्रयोग। अनिश्चित परिणाम वाले कौन से होंगे? जिनके परिणामों के बारे में पूरी निश्चितता से कुछ कह नहीं सकते हों। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके एक से ज़्यादा रिजल्ट हों, फाइनाइट हों और सभी पता हों, और अभिप्रयोग करने के साथ ये पता नहीं पड़ेगा कौन सा रिजल्ट आएगा। जैसे सिक्का है, सिक्के को आप उछालेंगे, कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये अपन ने पहले ही कह दिया कि आप सिक्का गायब नहीं होगा उछालने पर, सिक्का खड़ा भी नहीं होगा, सिक्का टूटेगा भी नहीं। तो सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों दो परिणाम हैं, दोनों ज्ञात हैं और दोनों निश्चित हैं। मतलब निश्चित परिणाम है, ज़्यादा अनंत नहीं है, परिमित हैं। यानी कि लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिक्के को उछालेंगे तो इस बार हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह पासे को उछालें, पासे की 6 फेस होती हैं, कोई भी फेस ऊपर आ सकती है। तो सारे कितने हैं? पासे को उछालने पर कितने परिणाम होंगे? 6 परिणाम होंगे, मतलब फाइनाइट हैं और सारे पता हैं। लेकिन एक बार जब पासे को उछालेंगे तो ये पता नहीं है कि वो कौन सी फेस ऊपर आएगी। जो फेस ऊपर आएगी उसी को अपन मानेंगे कि भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, वो आप परिणाम माना जाएगा उसका। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो कैसे कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, अनिश्चित परिणाम वाले कहलाते हैं, इनडिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से ताश की गड्डी है आपके पास, आपने अच्छी तरह से फेंटी हुई है, उसमें से कोई पत्ता निकालें, कोई भी पत्ता आ सकता है। 52 पत्ते हैं तो ये सारे परिणाम, जो कोई भी पत्ता आ सकता है, 52 तरह से उसका रिजल्ट आ सकता है। सारे पता हैं, फाइनाइट हैं, लेकिन एक बार में जब आप पत्ता निकालेंगे कौन सा पत्ता आएगा ये पता नहीं है। तो इस तरह के परिणाम क्या कहलाते हैं? यादृच्छ अभिप्रयोग कहलाते हैं, अनिश्चित परिणाम वाले कहलाते हैं। दोबारा से, ऐसे अभिप्रयोग जिनके परिणाम निश्चित हों, एक से ज़्यादा हों, सभी ज्ञात हों, लेकिन कब कौन सा परिणाम आएगा वो नहीं कह सकते हों, ऐसे परिणाम ऐसे अभिप्रयोग क्या कहलाते हैं? यादृच्छ अभिप्रयोग कहलाते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। वे अभिप्रयोग जिनके सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हों, संख्या में एक से अधिक और परिमित हों, लेकिन अभिप्रयोग की समाप्ति पर कौन सा परिणाम प्राप्त होगा इस बारे में अनिश्चितता हो, यादृच्छ अभिप्रयोग कहलाते हैं। अगेन, एन एक्सपेरिमेंट हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन मोर देन वन एंड फाइनाइट बट द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोबारा से, अनिश्चित परिणाम वाले या यादृच्छ अभिप्रयोग वे अभिप्रयोग जिनके सभी परिणाम आपको ज्ञात हों, परिणाम फाइनाइट हों और एक से अधिक हों, लेकिन कब कौन सा परिणाम आएगा ये आप निश्चितता से नहीं कह सकते हो, वो यादृच्छ अभिप्रयोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सिक्के को छाला, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। पासे को छाला, 1 2 3 4 5 6 कोई भी फेस आ सकता है। इनको पढ़ लेते हैं एक बार। एक आदर्श पासे को उछालना, आदर्श पासे वही बात हो गई जो अपन पहले कह रहे थे कि सिक्का जब उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
ऐसा नहीं है कि सिक्का गायब हो जाए या टूट जाए या किनारे पर खड़ा हो जाए। और सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, ये एक्सपेरिमेंट हो गए। टू ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफिल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज ऑल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ताश की गड्डी से एक पत्ते को निकालना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी कैसा है, यादृक्ष अभिप्रयोग है। तो इस तरह से यादृक्ष अभिप्रयोग की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, ये क्या है, किसी भी अभिप्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अगेन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। जैसे आप सिक्कों को छालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों का जो समुच्चय, दोनों को रखने वाला, वही इसका सैंपल स्पेस हो गया। कुछ सैंपल स्पेस अपन देख लेते हैं। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं दोबारा से। किसी अभिप्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल अपन इसके देख लेते हैं। मुख्य प्रतिदर्श समष्टि, मेन सैंपल स्पेस। सबसे पहले लिखते हैं आप, एक सिक्के की एक उछाल का सैंपल स्पेस। एक सिक्के की एक उछाल का सैंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ वन कॉइन, एक सिक्के को उछाला तो या तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और या फिर टेल आ जाएगा। और अगर दो सिक्कों की बात हो जाए कि दो सिक्कों को उछालते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, दो सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, दोनों एक बात है। पहले सिक्के को उछाला आपने, सपोज हेड आ गया, ये पहले सिक्के को उछाला है आपने, हेड आ गया, तो दूसरे सिक्के पर क्या आएगा, पहले सिक्के पर हेड आया है तो दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, पहले पर हेड आया है तो दूसरे पर टेल भी आ सकता है, यानी कि हेड 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 टेल आ सकता है। और अगर पहले सिक्के पर टेल आ गया होता तब, तो दूसरे सिक्के पर आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये दो सिक्कों की एक उछाल का सैंपल स्पेस या एक सिक्के की दो उछालों का सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये दो सिक्कों की एक उछाल का सैंपल स्पेस हो गया। और अगर तीन सिक्के उछाल रहे होते आप, तीन सिक्के उछाल दें या एक सिक्के को तीन बार उछाल दें, एक ही बात है। जैसे पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तो तीसरे पर क्या आएगा, फिर तीसरे पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दोबारा से, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तो तीसरे पर क्या आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, तो तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे फिर वही हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पहले सिक्के पर टेल आया, दूसरे सिक्के पर हेड आया, तो तीसरे सिक्के पर क्या आएगा, तीसरे सिक्के पर वही हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले पर टेल आया, दूसरे पर टेल आया, तो तीसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर आपका हेड भी आ सकता है और ये टेल भी आ सकता है। तो इस तरह से कुल कितने केस हुए, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ उन सबको नीचे। तीन सिक्कों की एक उछाल का या एक सिक्के की तीन उछालों का सैंपल स्पेस। हो सकता है तीनों हेड आ जाएं, हो सकता है दो हेड आए। दो हेड कैसे, हेड हेड टेल हो सकते हैं, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। दो हेड आ गए, दो हेड या तो पहले दूसरे सिक्के पर हेड, तीसरे पर टेल, पहले और तीसरे पर हेड, दूसरे पर टेल, दूसरे और तीसरे पर हेड, पहले पर टेल। या हो सकता है एक ही हेड आए, दो टेल आएंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एक हेड की बात हो गई। या एक भी हेड नहीं आए, टेल टेल टेल, ये हो जाए। दोबारा से क्या पढ़ रहे थे अपन, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में भी कुछ स्पेशल केसेस ले रहे थे अपन। पहले आपने लिया एक सिक्के की एक उछाल का सैंपल स्पेस, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, इधर हेड और टेल। फिर दो सिक्कों को उछालेंगे तब एक सिक्का दो तरह से गिरता है, दूसरा भी दो तरह से गिरता है, तो दोनों सिक्के 2 गुणा 2 4 तरह से गिरेंगे।
तो 4 तरह से कौन कौन से आ गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर एक सिक्के की 3 उछालों का सैंपल स्पेस या 3 सिक्कों की एक उछाल का सैंपल स्पेस। तीनों सिक्कों को उछाल दिया आपने या एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया, एक ही बात है। पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर हेड आ गया, तो तीसरे पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से अपन ने ये ट्री बना दिए। अब सबको लिख दिया एक साथ, जो लिख दिया यही क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखा है आपने कि या तो आपके पास क्या होंगे, तीनों हेड आ जाएंगे, 3 हेड आएंगे या फिर 2 हेड आएंगे। 2 हेड आएंगे तो एक टेल आएगा। तो पहले दूसरे सिक्के पर हेड आ गया, पहले तीसरे पर हेड आ गया, दूसरे तीसरे पर हेड आ गया और बाकी बच्चे पर टेल आ गया। तो 3 केस ये हो गए जब 2 हेड आ रहे हैं। या हो सकता है एक ही हेड आए, एक हेड आए और 2 टेल, तो ये वाले केस हो गए। या एक भी हेड नहीं आए, उसका एक केस हो गया। तो ये 3 सिक्कों की एक उछाल का सैंपल स्पेस हो गया। दोबारा से, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स और 3 टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, 1 एंड सेम थिंग। 3 सिक्कों को एक बार उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें। और देखते हैं फिर, एक पासे की एक उछाल का सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 डाई। तो क्या आएगा, ऊपरी फेस पर जो भी डिजिट आती है वही अपन माना जाता है कि वो रिजल्ट है। तो या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एक पासे की एक उछाल का सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस ऑफ 1 टॉसिंग ऑफ 1 डाई। फिर दोबारा से, एक पासे की 2 उछाल, एक पासे की 2 उछालों या 2 पासों की एक उछाल का सैंपल स्पेस। 2 उछालों या 2 पासों की एक उछाल का सैंपल स्पेस। कितने केस होंगे इसमें, पहला पासा गिरेगा 6 प्रकार से और दूसरा भी 6 प्रकार से। तो 6 गुणा 6 36। 36 कौन से, सपोज पहले पासे पर 1 आ गया होता, अगर पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पासे पर क्या आएगा, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये केस हो गए। दोबारा से अपन क्या कह रहे थे, 2 पासे कितने प्रकार से गिर सकते हैं, 2 पासे 36 प्रकार से गिरेंगे, 36 परिणाम आएंगे। कौन कौन से परिणाम आएंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आपने कहा कि पहले पासे पर 1 आ गया, पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। यानी पहले पासे पर 1 आने के साथ साथ दूसरे पासे के 6 केस हो गए। तो क्या क्या बन गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और अगर पहले पासे पर 2 आ गया होता तो तब भी दूसरे पासे पर 6 तरह से अंक आ सकता था। कौन कौन से आ सकते थे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और अगर पहले पासे पर 3 आ गया होता तब, पहले पासे पर 3 आ गया तो दूसरे पासे पर क्या आएगा, दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कौन कौन से केस हो गए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हो गए। पहले पासे पर 1 आ जाएगा तब 6 केस होंगे, 2 आ गया तब भी 6 केस होंगे, 3 आ गया तब भी 6 केस होंगे, और अगर 4 आ गया होता तब भी 6 केस होते। कौन कौन से, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और अगर पहले पासे पर 5 आ जाएगा तब भी 6 केस होंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और पहले पासे पर 6 आ गया होगा तब भी 6 केस होंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरह से 2 पासों की एक उछाल का सैंपल स्पेस हुआ ये, और उसमें 36 केस हो गए। पहले पासा 6 तरह से गिरेगा, दूसरा भी 6 तरह से, तो टोटल 6 गुणा 6 36 केस हो गए। और वो 36 केस कौन से हैं, ये रहे। एक बार आप अपने हाथ से आप घर पे बनाएंगे
तो आप बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब ये तो एक पासे की 2 उछालों का सैंपल स्पेस हो गया। अगर आपसे कहा जाता कि एक पासों की 3 उछाल का सैंपल स्पेस, ये कितने तरह से आएगा, ये सब अपने आप बनाएंगे। एक पासा 6 प्रकार से गिरेगा, दूसरा 6 प्रकार से, और तीसरा भी 6 प्रकार से। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 36 गुणा 6 216, यानी कि एक पासे की 3 उछालों का सैंपल स्पेस, या आप कह सकते हो 3 पासों की एक उछाल का सैंपल स्पेस, या 3 पासों की एक उछाल का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ 3 डाइस और 3 टॉसिंग ऑफ ए सिंगल डाई। तो एक ही बात है। तो कितने केस होंगे ये? 6 × 6 × 6 216 केसेस, 216 स्थितियाँ होंगी। ये सबको अपने आप बनानी है। फिर भी एक बार मैं शुरू करता हूँ। सपोज पहले पासे पर एक आया, दूसरे पासे पर भी एक आ गया। अभी जो 36 केस थे उनमें से पहला केस ले रहे हैं अपन। कौन सा था पहला केस? ये था, पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 1। अब पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, तीसरे पर क्या आएगा वो अपन देखते हैं। तो तीसरे पर 1 आ सकता है, 1,1,2, तीसरे पर 2 आ सकता है, तीसरे पासे पर 3 आ सकता है, तीसरे पासे पर 4 आ सकता है, तीसरे पासे पर 5 आ सकता है, और तीसरे पासे पर 6 आ सकता है। तो एक पहले केस के 6 केस मैंने लिख दिए। बाकी हर कितने केस थे उसमें? 36 केस थे। दोबारा देखें, 1 से लेके 6 तक ये 36 केस थे। हर केस के साथ 6 केस और आएंगे। तो 36 गुणा 6 216 केस हो गए। वो कौन से होंगे वो देखें। ये जैसे पहला केस आपने लिखा 1 तो 1 के बाद तीसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। पहले केस के साथ 6 केस, दूसरे के साथ 6 केस, तीसरे के साथ 6 केस, इस तरह सभी 36 केसों के साथ 6 स्थितियाँ हुई। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? 36 गुणा 6 216 हो गई। अब इनमें भी कुछ ये पूछ लेते हैं कि कई बार ऐसा भी काम पूछ भी सकते हैं और अपने पास अलग अलग काम भी वो क्वेश्चंस में यूज भी होगा। जैसे 2 पासों को उछाला, दोनों पासों पर आए अंकों को जोड़ दिया, तो अंकों को योग 6 हो, उसकी कितनी स्थितियाँ हैं? तो पहले तो अपन सारी देख लेते हैं, फिर उनको याद करने की बात करेंगे। यानी कि 2 पासों को उछालने पर आए अंकों के योग की स्थितियां, या ये भी सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, योग का सैंपल स्पेस। 2 पासों को उछाला तो उन पर जो डिजिट आएंगी उन सबको दोनों को जोड़ दिया तो क्या क्या स्थितियां होंगी? सबसे पहला केस तो क्या था? 1 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और लास्ट में था 6 6, 6 + 6 12 आ जाएगा। तो सबसे छोटा अंक तो सबसे छोटी संख्या तो आएगी 2, और सबसे बड़ी संख्या आएगी 6 + 6 12। तो देखो उसकी अपन टेबल बना लेते हैं। पहले पासे पर आए अंक वो ऊपर लाइन में लिख दिए 1 2 3 4 5 6, और दूसरे पासे पर आए अंक आपने यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ लिख दिया। अब अपन ये टेबल बना लेते हैं। 1 + 1 2 जोड़ते जाते हैं इस तरह से, पहले पासे का एक अंक और दूसरे पासे का। तो 1 + 1 2 आ गया, फिर 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। फिर दूसरे को लिया 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। इसी तरह से फिर यहाँ 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9। इसी तरह से आगे लिख देते हैं 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आएगा 6 7 8 9 10 11, और लास्ट में आ गया आपका 7 8 9 10 11 12। तो ये टेबल बनी है आपकी। तो कम से कम तो क्या आया? 2 आया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आया? 12 आया। आपको बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, आपसे यही पूछ सकते हैं कि 2 पासों को उछाला गया है, उन पर आए अंकों के योग को जोड़ा गया, तो 7 कितनी स्थितियों में आएगा? तो वो सारा अपन यहाँ से देख सकते हैं।
अगर ये टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि 7 कब कब आया, 1 और 6 हुआ तब 7 आएगा, 2 और 5 आएगा तब, 3 और 4 आएगा तब, 4 और 3 आएगा तब, 5 और 2 आएगा तब, 6 और 1 आएगा तब। ये 6 स्थितियां बन रही हैं। तो ये अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उनको याद कर लेंगे। देखें 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, 6 5 बार आ रहा है, 7 6 बार आ रहा है, 8 5 बार आ रहा है, 9 4 बार आ रहा है, 10 3 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है। ये भी अपन ने इसको एक टेबल बना के लर्न कर लेंगे। कैसे कि अपन टेबल इस तरह से बना लेते हैं, मतलब यहाँ तो पहले तो लिख देंगे अपन सम, योग कितना कितना आया वो तो एक लाइन में लिख लेते हैं और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 2 पासों पर आए अंकों के योग की गणना सारणी। तो क्या क्या आएगा देखो, पहले 2 आया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों का योग। अंकों का योग 2 कितनी बार आया, 2 एक बार आया था। यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, बारंबारता लिख देते हैं। ये अपन इसलिए लिख ले रहे हैं कि इनको अपन याद कर लेंगे, क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। 2 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार, 7 6 बार, 8 5 बार, 9 4 बार, 10 3 बार, 11 2 बार, 12 1 बार। अगर आपको ये पता करना है कि 2 पासों को फेंका और 2 पासों पर फेंकने के बाद जो उन पर आए अंकों के योग को, अंकों को जोड़ दिया, तो योग में 4 कितने प्रकार से आएगा। तो 4 किस तरह से लिखेंगे अपन, 1 3 2 2 3 1। तो वो कितने प्रकार से आ रहा है, 3 प्रकार से। तो उसको बार बार करने की बजाय अपन एक टेबल बना ले रहे हैं और उस टेबल को लर्न कर लेंगे। और लर्न करना आसान है, आप देख लिया आपने ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे आ रहा है। 1 से गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा 5 4 3 2 1। हाँ, और अगर आपसे ये पूछ लेते कि 3 पासों को, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। 3 पासों को उछालने पर आए अंकों के योग की स्थितियां। इसमें वैसे पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपसे ये कह सकते हैं तो 3 पासों को उछाला, 3 पासों को उछाला तो तीनों पे समान अंक कितने प्रकार से आएगा। तो समान अंक तीनों पे या तो 1 1 1 1 आएगा, या 2 2 2 2 आएगा, या 3 3 3 आएगा, यानी कि 6 तरीके से आ सकता है। ये आपसे पूछ लें कि अंकों का योग 3 कितने प्रकार से आएगा, तो 3 तो एक ही प्रकार से बनेगा। कैसे, 1 + 1 + 1। आपसे पूछ लिया कि 3 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 4 आ जाए, तो 4 कैसे बनेगा। 4 कब बनेगा, या तो आपका 1 1 2 ये हो जाए, या 1 2 1 हो जाए, या 2 1 1 हो जाए, तब 4 बनेगा। इनके अलावा तो 4 बन नहीं सकता। तो 4 कितनी तरह से आएगा, 4 3 तरह से आएगा। तो इस तरह से ये जो टेबल है वो टेबल मैं आपको एक बार याद करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप योग देखें, योग क्या क्या आएगा, और फिर उसकी बारंबारता देखें। तो सम, जैसे अपन 2 पासों पर आए अंकों का योग देख रहे थे, 2 पासों पर अंकों का योग कम से कम कितना था, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना था, 12। इसी तरह 3 पासों को जोड़ेंगे तो कम से कम तो आएगा 3, और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 18। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इनकी यार नीचे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। सारे केस देखेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केस हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, जैसे 3 है, 3 तो एक प्रकार से ही आएगा, तीनों पे 1 1 1 आ जाए। 4 अभी आपने देखा 3 प्रकार से आ रहा है, तो इसको अपन लर्न कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21,
और फिर ये रूल गायब हो गया 25, 27। पहले तो अपन ये याद कर लेते हैं यहाँ कैसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने प्रकार से आएगा, वो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25, 27 प्रकार से आएगा। और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इन्हीं को, ये 27, ये 25, ये 21, ये 15, ये 10, ये 6 और फिर 3 और ये 1। तो कुल कितनी स्थितियाँ हो गई आपकी, ये 216 स्थितियों का इस तरह से ये सम आ गया। 216 स्थितियों में से ये आ गई। इस तरह इन सबको जोड़ेंगे तो 216 केस हो गए कि अंकों का योग 3 कितने प्रकार से आएगा, 1 प्रकार से। बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा ये लर्न करने का। जैसे पहले 1 लिखा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। 21 के बाद फिर 2 वैसे याद करने हैं आपको, 25 और 27, और इसके बाद फिर ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। इतने की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार आ सकता है, तो इस तरह से आप ये इसको चाहें तो पहले स्टेज में छोड़ भी सकते हैं। तो अब जो आप सैम्पल स्पेस अपन पढ़ रहे थे, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, उनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक सिक्के की एक उछाल का सैम्पल स्पेस ऑफ 1 टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हेड एंड टेल आ गया। एक सिक्के की 2 उछालों या 2 सिक्के की एक उछाल का प्रतिदर समष्टि सैम्पल स्पेस ऑफ 2 टॉसिंग ऑफ ए कॉइन और 1 टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स इज, ये आएगा HT या तो दोनों हेड हो गए। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, डबल हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हो गया 2 सिक्कों की एक उछाल या एक सिक्के की 2 उछालों का सैम्पल स्पेस। एक सिक्के की 3 उछालों या 3 सिक्कों की एक उछाल का सैम्पल स्पेस ऑफ 3 टॉसिंग ऑफ ए कॉइन और 1 टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। कितने केस थे, 2 × 2 × 2 8 केस थे। और 8 केस में कैसा था, 3 हेड आ सकते थे, 2 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है या 0 हेड, कोई भी हेड नहीं आए। ये 1 प्रकार से आते हैं, ये 3 प्रकार से, ये 3 प्रकार से, ये 1 प्रकार से। तो इस तरह से 8 हेड हो जाते हैं। अपन पहले बना चुके हैं, फिर देखें। हेड हेड हेड, तीनों हेड 1 प्रकार से आ गए आपके। फिर 2 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 3 केस हो गए। फिर 1 हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये भी 3 केस हो गए। और 1 भी हेड नहीं, यानी कि तीनों टेल, ये 1 केस हो गए। फिर और आगे बढ़ते हैं। एक पासे की एक उछाल का सैम्पल स्पेस ऑफ 1 थ्रोइंग ऑफ ए डाई, और यू कैन से 1 टॉसिंग ऑफ ए डाई। 6 केस होंगे, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार उछालने का सैम्पल स्पेस ऑफ 2 टॉसिंग ऑफ ए डाई और 1 टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। तो देखें, वही अपने केस बनाए थे। पहले पासे पर अगर 1 आ गया तो दूसरे पासे पर क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो पहले पासे पर 1 आने के 6 केस हो गए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 से लास्ट में फिर 6 6 36 केस हो गए। पहले आप लिख चुके थे। तो एक पासे को 3 बार या 3 पासों को 1 बार उछालने का सैम्पल स्पेस। तो इसमें अपन ने देख लिया था पहले कितने केस आते हैं, 6 × 6 × 6 216 केसेज। और क्या क्या बने थे, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 1, पहले पर 1 और दूसरे पर 1 आ गया तो तीसरे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। वो अपन ने कुल 216 केस में से 6 केस अपन ने बना दिए थे। बाकी साहब आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। ये एक पासे को 3 बार उछालने का सैम्पल स्पेस हो गया, 216 केस होंगे। यस, 2 पासों को उछालने पर आए अंकों के योग का सैम्पल स्पेस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन 2 डाइस टॉस्ड इज दिस। ये अपन ने पहले बना लिया। पहले पासे पर आए अंकों को ऊपर लिखा और दूसरे पासे पर आए अंकों को लेफ्ट हैंड कॉलम में, फिर सबको जोड़ा। कम से कम तो 2 आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12। ये अपन ने, अगर आपको कोई एक केस लिखना है, जैसे आपसे कहा जाए कि 5 आने की स्थितियाँ, योग 5 आने की स्थितियाँ,
तो एक बार अगर आपने अपने हाथ से बना रखा है तो जल्दी से आप इसको लिख सकते हैं। कौन कौन सी आएंगी? 1 4 2 3 3 2 और 4 1। 5 आने की स्थितियां ये हैं आपकी 1 2 3 4। हाँ सही है बिल्कुल। ये आपका 1 4 2 3 3 2 4 स्थितियां हो गई। तो ये अपन ने पहले बना लिया था, फिर नोट भी कर लिया। एक दोबारा इसको याद करने के लिए लिख लेते हैं टेबल। फिर 2 पासों पर आए अंकों का योग और उनकी बारंबारता स्थितियाँ। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 आ रहा है 2 बार। 4 आ रहा है 3 बार। 5 4 बार। 6 7 बार। 6 5 बार। 7 6 बार। 8 5 बार। 9 4 बार। 10 3 बार। 11 2 बार। 12 1 बार। तो कौन सा योग कितनी बार आता है वो आप इसमें देख सकते हैं। फिर ये 3 पासों का भी लिख दिया। 3 पासों को उछालने पर उन पर आए अंकों के योग की गणना सारणी। कम से कम योग तो आएगा 3, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 18। ये भी अपन ने लिख लिए थे, वो सारी लिस्ट दोबारा बना दिए। 3 1 बार आता है। 4 3 बार आता है। 5 6 बार आता है। 6 10 बार आता है। 7 15 बार और 8 21 बार। 9 25 बार और 10 27 बार। फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी कि 11 27 बार। 12 25 बार। 13 21 बार। 14 15 बार। 15 10 बार। 16 6 बार और 17 3 बार और 18 1 बार। तो इस तरह से आप टेबल ये याद कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि के उदाहरण। अभी जो सैंपल स्पेस दिख रहे थे वो सैंपल स्पेस में केस कैसे थे? फाइनाइट थे। कुछ सैंपल स्पेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट केस हो। इनफाइनाइट केस कैसे? जैसे आपको कहा कि आप ये कॉइन उछालें और जब तक उछालना है जब तक कि हेड नहीं आए। जब तक उछालना है जब तक कि हेड नहीं आ जाए। तो आपने पहली बार उछाला और पहली बार में हो सकता है हेड आ जाए। पहली बार में हेड नहीं आएगा तो फिर दूसरी बार उछालना पड़ेगा। हो सकता है दूसरी बार में हेड आ जाए। दूसरी बार में हेड आ जाएगा तो अपना गेम कंप्लीट हो गया। दोबारा से क्या है, अपन क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन अंटिल इट शोज ए हेड। एक सिक्के को उछालना है जब तक कि उस पर हेड ना आ जाए। तो हो सकता है पहले आपने उछाला, पहले वाले में ही हेड आ गया। अगर पहली बार में हेड आ गया तो आप जो प्रोसेस कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई। लेकिन ज़रूरी थोड़ी आ जाए, नहीं आए तो फिर आपको दोबारा उछालना पड़ेगा। यानी कि पहली बार टेल आ गया, फिर दूसरी बार हेड आ जाए, और दूसरी बार हेड नहीं आया तब तीसरी बार उछालना पड़ेगा। पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हेड आ गया तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फिर अगर नहीं आया तो फिर आगे उछालेंगे फिर आप इसे। तो इसमें वो संभावना भी निहित है कि कभी हेड आवे ही नहीं, चलता ही जाए आपका। और दूसरी तरह से देख सकते हैं आप, जैसे आप अपने घर गए छुट्टियों में, अभी शहर में आए हुए हैं पढ़ने, फिर आप कोचिंग कर रहे थे, छुट्टियां हो गई, आप गांव गए। गांव जब आपको गए तो आपको क्या है, एक तीर कमान दे दिया और आपसे कहा कि वहाँ ऊपर पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बना के बैठा दी कि इसको आप तीर चलाओ। और कब तक तीर चलाना है? जब तक निशाना लगाना है, जब तक कि वो हिट नहीं हो जाए, जब तक कि सही निशाना नहीं लग जाए। तो आप तीर चला रहे हैं, हो सकता है पहले बार में ही लग जाए। तो आप प्रोसेस आपकी जो भी एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं लगा तो दूसरी बार लगाना पड़ेगा। मतलब पहली बार आपकी सक्सेस हो गई तो गेम ख़त्म हो गया। अगर नहीं हुआ, पहली बार आप फेल हो गए, तो हो सकता है दूसरी बार में लग जाए। दूसरी बार में भी नहीं लगे तो हो सकता है तीसरी बार में भी लग जाए। तीसरी बार में भी नहीं लगे तो आप हो सकता है चौथी बार में लग जाए, और नहीं लगे तो ज़िंदगी भर नहीं लगे। आप तीर निशाना लगा रहे हैं, जैसे बहुत दूर वो मिट्टी की चिड़िया बैठा रखी है और आप उसमें तीर चला के निशाना लगा रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार में लगे, हो सकता है दूसरी बार में, हो सकता है तीसरी बार में, और हो सकता है नहीं लगे। आप लगाते ही रहो उसमें। तो इसमें क्या है, ये संभावना भी निहित है कि कभी भी निशाना नहीं लग रहा। इसी तरह से इसमें था, ये संभावना थी। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहलाते हैं। और ले सकते हैं, आपको एक ताश की गड्डी दे दी, ताश की गड्डी दे दी और आपसे कहा गया कि इसमें से एक पत्ता निकालो। कब तक निकालना है? जब तक कि पान का इक्का नहीं आ जाए। तो आपने अच्छी तरह से फेंट ली, हर बार निकालना है, अच्छी तरह से मिलाना है गड्डी को, फिर निकालना है। तो आपने पहला पत्ता निकाला, हो सकता है पहली बार में ही पान का इक्का आ जाए, लेकिन नहीं आया तो फिर दोबारा निकालना। वो पत्ता जो लिया है वो दोबारा उसी में रखना है, फिर निकालना है।
तो इनमें क्या है कि ऐसी संभावना भी है कि कभी निकले ही नहीं। तो इस तरह के सैंपल स्पेस क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहलाते हैं। एक बार पढ़ते हैं। एक सिक्के को लगातार उछालने पर हेड आने तक का प्रतिदर्श समष्टि, जो अपन लिख रहे थे वही हो गया। एक सिक्के को उछाल रहे हैं अपन, और कब तक? जब तक कि हेड नहीं आए। हेड टेल, वो सिंपल पहले वाले में हेड आ गया तो ख़त्म हो गया, नहीं तो फिर टेल आ गया तो फिर दोबारा उछालना है, दोबारा भी अगर टेल आ रहा है तो फिर उछालना है। तो इस समझ में यह संभावना भी निहित है कि अनंत तक सिक्के पर हेड नहीं आए। दोबारा से, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन कंटिन्यूसली अंटिल इट शोज ए हेड, जब तक हेड नहीं आए आप इसको उछालते ही जाएंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल। एक लक्ष्य पर सही निशाना लगने तक गोली दागने का प्रतिदर्श समष्टि। अभी अपन तीर की बात कर रहे थे, अब गोली लिख दिया है। कोई भी टारगेट दे दिया आपको, आपका कि इसको हिट करना है, गोली चलानी है। तो एस आपके सक्सेस को डिनोट कर रहा है और एफ फेल होने को डिनोट कर रहा है। तो हो सकता है आप गोली लगाएं और पहली बार में ही लग जाए, तो पहली बार में लग गई तो एस आ गया। अगर नहीं लगा तो फिर दूसरी बार में करना पड़ेगा, और दूसरी बार में भी नहीं लगा तो फिर तीसरी बार चलानी पड़ेगी, तीसरी बार में भी नहीं लगा तो चौथी बार चलाएंगे, और जब तक वो नहीं लगेगी जब तक आप चलते जाएंगे। यानी कि इसमें ऐसी संभावना निहित है कि वो आप इनफाइनाइट तक चलते जाएं और अब वो निशाना लगे ही नहीं, जीवन भर नहीं लगे। तो इस तरह के सैंपल स्पेस क्या कहलाते हैं? इस तरह के सैंपल स्पेस कहलाते हैं आपके इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। एक और एग्जाम्पल। एक ताश की गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ हुक्म का पत्ता आने तक पत्ता खींचने का प्रतिदर्श समष्टि। वही पहले ही केस हो गया। एस हुक्म का पत्ता आने को डिनोट कर रहा है और एफ ना आने को डिनोट कर रहा है। तो पहले बार में आ सकता है, दूसरी बार में आ सकता है, तीसरी बार में आ सकता है, और हो सकता है कभी भी नहीं आए। अगेन, सैंपल स्पेस ऑफ ड्राइंग ए स्पेड कार्ड फ्रॉम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ये है। तो ये कौन से हो गए? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं अपन इवेंट, घटना। अभी आप बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट की, अब इवेंट की बात हो रही है। किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक संभव परिणाम एक घटना कहलाता है। एवरी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। एक बार पढ़ लेते हैं। किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक संभव परिणाम एक घटना कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना कहलाता है। जैसे ये तो अपने पास क्या है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में एक पॉइंट एक परिणाम को डिनोट कर रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया आपने, उस एक्सपेरिमेंट के बहुत से परिणाम आए, उन बहुत से परिणामों को आपने इस बॉक्स में बंद कर दिया। एक पॉइंट एक परिणाम को व्यक्त कर रहा है, और प्रत्येक परिणाम क्या है? घटना है। अब इसमें क्या है? दूसरी तरह से कहें, इसमें आपने कोई भी सबसेट ले लिया। सबसेट में एक स्थिति भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सबसेट जो है, ये भी आपका क्या है? घटना को व्यक्त कर रहा है। दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना को प्रदर्शित करता है। एवरी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। और दूसरी तरह से क्या कह रहे थे? एवरी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक संभव परिणाम एक घटना कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने पर क्या आ गया आपके पास? हेड आ गया, तो हेड का आना एक घटना है। कॉइन उछाल रहे हैं आप, हेड आ गया तो एक घटना है, टेल आ गया तब भी एक घटना है, ये भी घटना है, ये भी घटना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, वो राजा आ जाए तो राजा आना एक घटना है, रानी आ जाए वो भी एक घटना है, कोई इक्का आ जाए वो भी घटना है, पान का इक्का आ जाए वो भी घटना है। दोबारा से, किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक संभव परिणाम एक घटना कहलाता है। पासे को उछाला, पासे पर सम अंक आ जाए तो एक घटना है। आपने कोई भी डाई ली, पासा लिया और उसको उछाल दिया, उछालने पर ऊपरी वाली फेस पर जो आएगा, जो भी अंक आ रहा है वो ये घटना है। 3 आ गया तो वो एक घटना है, 2 आ गया वो एक घटना है। आप कह रहे हैं सम अंक आ जाए तो सम अंक 2 3 2 4 6 हो सकते हैं, वो भी घटना है। तो इस तरह से किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक संभव परिणाम एक घटना कहलाता है। ये घटना के कुछ एग्जाम्पल हो गए।
फिर आती है सरल घटना। सरल घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि का एक ही बिंदु सम्मिलित हो। जैसे आपने पासे को उछाला, पासे को उछालने पर कितने परिणाम आए? 6 आए। उन 6 में से कोई एक परिणाम आप ले लें, उससे जो घटना बन रही है वो सरल घटना कहलाती है। जैसे पासे को उछालने पर 6 का आना एक घटना है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर पान का राजा आना वो एक घटना है। दोबारा से, सरल घटना सैंपल स्पेस का एक ही पॉइंट ले लिया जाए, उससे जो घटना बन रही है वो सरल घटना कहलाती है। पढ़ लेते हैं एक बार। किसी प्रतिदर्श समष्टि के एक बिंदु के संगत घटना सरल घटना कहलाती है। दोबारा से, एन इवेंट हैविंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सरल घटना, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। जैसे ताश की गड्डी से पत्ता निकालने पर पान का राजा आना एक सरल घटना हो गई। पासे को उछालने पर अंक 3 आना ये भी सरल घटना हो गई। तो इस तरह से ये सरल घटनाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, सभी महत्वपूर्ण है। और जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम हैं उनमें आपको कोई भी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि ये सरल घटना कौन सी है या ये कौन सी घटना है। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अपन मिश्र या संयुक्त घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। किसी भी सैंपल स्पेस के 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को लेने पर जो घटना बनती है वो आपकी संयुक्त घटना कहलाती है। जैसे आपने 2 सिक्कों को उछाला, 2 सिक्कों को उछाला तो क्या आ गया? 2 सिक्कों को उछालने पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आपसे कहा कि कम से कम एक हेड आने की घटना, कम से कम एक हेड आना या आने की घटना, एटलीस्ट वन हेड ऑन 2 कॉइन्स टॉस्ड। तो कौन कौन से केस आएंगे इसमें? हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, हेड हेड आ गया। कम से कम एक हेड का मतलब एक या एक से अधिक हेड, तो ये मिश्र घटना हो गई। या पासे को उछाला, पासे को उछालने पर सम अंक आना 2, 4, 6। पहले कह रहे थे पासे को उछालने पर 3 आना, एक ही बिंदु आ रहा था तो वो सरल घटना, एक से ज़्यादा बिंदु आ रहे हैं तो वो मिश्र घटना। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। जब 2 या अधिक सरल घटनाएं साथ साथ घटें तो घटना संयुक्त घटना कहलाती है। प्रत्येक संयुक्त घटना के लिए संगत प्रतिदर्श समष्टि के 2 या 2 से अधिक बिंदु होंगे। अगेन, व्हेन 2 or more than 2 events occur simultaneously, the event is called compound event. 2 or more than 2 points of corresponding sample space form a compound event. यानी प्रतिदर्श समष्टि के 2 या 2 से अधिक बिंदु मिलकर जो घटना बनाएंगे वो संयुक्त घटना होगी। सरल घटनाओं में से 2 या 2 सरल घटनाएं, 2 या 2 से अधिक सरल घटनाएं ले लेंगे तो जो नई घटना बनेगी वो कंपाउंड इवेंट होगी, संयुक्त घटना होगी, मिश्र घटना होगी। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आना। कम से कम एक चित में कितनी स्थितियाँ हो गई? 3 स्थितियाँ हो गई। कौन कौन सी? HT, TH, HS। तो एक ऐसी घटना हो गई, संयुक्त घटना हो गई। 3 सिक्कों की उछाल में पट से ज़्यादा हेड आना। अगेन, गेटिंग मोर हेड्स देन द टेल्स ऑन टॉसिंग ऑफ 3 coins। 3 सिक्कों को उछालने पर हेड, टेल से ज़्यादा हेड आना, तो या तो आपका 2 हेड आ जाएं या आपके 3 हेड आ जाएं। तो पहले 2 हेड हैं, एक टेल है, यानी कि हेड टेल से ज़्यादा हैं। 3 हेड हैं, टेल है ही नहीं, 0 है, तब भी ज़्यादा हैं। तो ये कौन सी घटना हो गई? ये घटना हो गई संयुक्त घटना है। कोई 3 सिक्कों को उछालने पर टेल से ज़्यादा हेड आना, पट से ज़्यादा चित आना, तो ये क्या है? आपकी संयुक्त घटना हो गई। अब लेते हैं पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? ये सैंपल स्पेस है आपके पास, सैंपल स्पेस में सारे पॉइंट हैं और इसमें घटना ए दे दिया आपने, ये घटना ए है। तो सैंपल स्पेस के वो बिंदु जो ए में नहीं है ये सब मिलकर क्या बना देंगे? ए की पूरक घटना बना देंगे और इसको ए बार या ए डैश से डिनोट करते हैं। दोबारा से, ये पहले आपने सैंपल स्पेस ले लिया। सैंपल स्पेस कौन सा है? ये सैंपल स्पेस हो गया और सैंपल स्पेस के अंदर एक घटना ए है। ए घटना है तो ए के अलावा जो बिंदु हैं सैंपल स्पेस के वो ए की पूरक घटना कहलाती है। और ए की पूरक घटना को या तो ए डैश लिख देते हैं
या ए बार लिख देते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी लिख देते हैं। जैसे भी आप कह रहे थे, तीन सिक्कों को उछालने पर टेल से ज़्यादा हेड आने की घटना एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच और एच एच एच, ये कौन सी घटना है? ये तीन सिक्कों को उछालने पर टेल से ज़्यादा हेड आने की घटना है। अब ए की पूरा घटना लिखते हैं, ए बार। तीन सिक्कों को उछालने पर कितने केस आ रहे थे? 8 केस आ रहे थे। 8 में से ये 4 हटा दें, 4 हटा दें तो कौन से बचेंगे? टेल 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 बचेगा और 2 टेल 1 हेड बचेंगे। तो ये इसकी पूरा घटना हो गई। सैंपल स्पेस के वे सारे पॉइंट जिनमें ए वाली स्थितियां ना हो, वो मिलके ए की पूरा घटना बनाते हैं। ये पूरा घटना की बात हुई। फिर एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। यदि एस प्रतिदर समष्टि हो तथा ए कोई घटना हो, तब उन बिंदुओं का समुच्चय जो एस में हो तथा ए में ना हो, अर्थात एस माइनस ए, क्या कह दिया? एस माइनस ए, ये ही ए की पूरा घटना कहलाती है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश या ए बार या ए सी। अगेन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रेस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस एस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही, और दोबारा देख लेते हैं एग्जाम्पल। यदि ए 3 सिक्कों को उछालने पर पट से अधिक चित आने की घटना हो, यानी ए बराबर क्या दे रखा है जो आपने पहले लिख दिया था? एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच, एच एच एच। तो इसकी पूरा घटना क्या हो जाएगी? अब 3 सिक्कों को उछालने का जो सैंपल स्पेस था उनमें से 4 केस हटा दें, 4 केस हटा दें, जो 4 केस बचे कौन से? जिनमें टेल एच से ज़्यादा है। तो ये इसकी पूरा घटना हो गई। तो ये पूरा घटना की बात हुई। अब आती है असंभव घटना। असंभव घटना, जैसे आपसे कहा कि भाई सिक्कों को उछालो, सिक्कों को उछालने पर 1 आ जाए, तो सिक्के पर 1 कैसे आएगा? उस पर तो हेड और टेल आएंगे। तो ये हो ही नहीं सकती, असंभव घटना हो गई। ये आपसे कहा कि पासे को उछालने पर अंक 6 से बड़ा आ जाए, तो पासे को उछालने पर अंक 6 से बड़ा कैसे आएगा? 6 से बड़ा आ ही नहीं सकता। उस पर तो अंक ही 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो असंभव घटना है। यानी कि सैंपल स्पेस में उस घटना के लिए कोई बिंदु ना हो। जब एक पासे को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6, और आप कह रहे हैं कि पासे को उछालने पर 7 आ जाए, तो 7 कैसे आएगा? ऐसी घटना जिसके संगत कोई भी बिंदु सैंपल स्पेस में ना हो, वो ये असंभव घटना कहलाती है। क्या तो नल सेट हो सकता है? फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाती है? फाई असंभव घटना के संगत सेट कौन सा होगा? फाई होगा। तो ये असंभव घटना की बात हो गई। पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से इसे। वह घटना जिसके संगत प्रतिदर समष्टि एस में अभिप्रयोग का कोई परिणाम ना हो, असंभव घटना कहलाती है। अर्थात रिक्त समुच्चय एक असंभव घटना को व्यक्त करता है। अगेन, एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ देयर इज नो आउटकम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट in the sample space. Thus the null set expresses an impossible event. एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की घटना असंभव घटना है। कैसे? आप जब पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ा आएगा ही नहीं। गेटिंग ए डिजिट ग्रेटर देन 6 ऑन ए डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी से आप पत्ता निकाल रहे हैं। ताश की गड्डी में कैसे कलर के पत्ते होते हैं? रेड और ब्लैक। आप कहेंगे ताश की गड्डी से पत्ता निकालें और हरा आ जाए, तो वो हरा पत्ता कैसे आएगा? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। अब लेते हैं अपन सदैव संभव घटना, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सी होगी? आपसे कहा पासे को उछालो और पासे पर अंक कैसा है? पासे पर अंक 6 या 6 से छोटा आ जाए, तो जब आप पासे को उछालेंगे तो अंक 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई आएगा। 6 या 6 से छोटा ही आएगा। तो ये कैसा हो जाएगी स्थितियाँ? ये सदैव संभव घटना होगी। सिक्के को उछालो या तो हेड आए या टेल आए, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, तो हेड और टेल सदैव संभव घटना हो गई। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालें, वो या तो लाल हो या काला हो। लाल और काली पत्ते होते हैं, इनके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, तो कैसे हो जाएंगे? वो सदैव संभव घटना हो गई। तो जब सारी स्थितियाँ सैंपल स्पेस के अंदर ही हों तो वो सदैव संभव घटना कहलाती है। पढ़ लेते हैं एक बार।
वह घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि के सभी बिंदु निहित हों सदैव संभव घटना कहलाती है। द इवेंट इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। जैसे पासे को उछालने पर अंक 7 से छोटा होना या 6 से छोटा होना, ये सदैव संभव घटना है, श्योर इवेंट है। गेटिंग ए डिजिट लेस देन 7 ऑन ए डाई टॉस्ट, अगेन एक सिक्के को उछालें, सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना, तो ये भी कैसी है, श्योर इवेंट हो गई, सदैव संभव घटना हो गई। तो इस तरह से इम्पॉसिबल इवेंट जिससे संगत कोई बिंदु ना हो, और सदैव संभव घटना जिसमें सैंपल स्पेस के सारे बिंदु समाहित हों। फिर लेते हैं अनुकूल स्थितियां या घटनाएं, फेवरेबल केसेज और इवेंट। कोई घटना विशेष जिन जिन स्थितियों में घटती है वो सारी स्थितियां उस घटना की अनुकूल स्थितियां कहलाती हैं। जैसे आपसे कहा कि पासे को उछालें और पासे को उछालने पर सम अंक आए, तो पासे को उछालने पर सम अंक कौन कौन से होंगे, सम अंक आने की स्थिति होंगी 2, 4, 6। तो 2 आ रहा है तब भी सम अंक आ रहा है, 4 आ रहा है तब भी सम अंक आ रहा है, 6 आ रहा है तब भी सम अंक आ रहा है। तो ये क्या है, सम अंक आने की जो घटनाएं उसकी अनुकूल स्थितियां हो गई। अगेन फेवरेबल केसेज या फेवरेबल इवेंट्स कौन सी होती हैं, जिन स्थितियों में कोई घटना विशेष घटती है वो सारी स्थितियां उस घटना की अनुकूल स्थितियां कहलाती हैं। देखें, पढ़ लेते हैं एक बार। किसी अभिप्रयोग के जिन संभावित परिणामों में कोई घटना विशेष घटती है वे परिणाम ही इस घटना की अनुकूल स्थितियां कहलाती हैं। अगेन द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच ए पार्टिकुलर इवेंट अकर्स आर कॉल्ड फेवरेबल केसेज ऑफ दैट इवेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पासे को उछालने पर सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां, पासे को फेंकने पर सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां अभी अपन देख ही रहे थे। सम आएगा तो कौन से अंक आएंगे, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 3 अनुकूल स्थितियां आ गई। या 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 चित आने की अनुकूल स्थितियां, ये हो गई। आपसे कहते 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की अनुकूल स्थितियां, तो कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां होंगी, 2 हेड आएंगे। 2 हेड कैसे आएंगे, या तो हेड हेड टेल आ जाए। 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 3 रिजल्ट होंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड या टेल हेड हेड। तो ये 2 सिक्कों को उछाल 3 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की स्थितियां हो गई। आपसे कहा 2 पासों को उछालने पर या 2 पासों को उछालने पर 7 आने की स्थितियां, 7 आने की स्थितियां, यानी कि 2 पासों को उछालने पर उनका योग 7 आने की स्थितियां। तो 7 कब कब आएगा, कैलकुलेट करते हैं। आपने याद तो कर रखा है पहले से टेबल में, 7 कितनी बार आता था, 6 बार आता था। लेकिन कौन कौन सी स्थितियां होंगी वो देखें। 1, 6, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 4, दूसरे पर 3, पहले पासे पर 5, दूसरे पर 2, पहले पासे पर 6, दूसरे पर 1। ये इसकी अनुकूल स्थितियाँ हो गई। अनुकूल स्थितियाँ, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भाई 2 पासों को उछालें, उन पासों को उछालने पर आए अंकों का योग 7 हो, उसकी अनुकूल स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये स्थितियाँ हो गई। कितनी स्थितियाँ हो गई, काउंट करें तो 6 स्थितियाँ हो गई, और फिजिकली ये हो गई। फिर आता है समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स जैसा नाम है, ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावना बराबर हो। किसी भी एक घटना को दूसरी घटना की तुलना में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता हो। जैसे आपने सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की भी उतनी ही संभावना है जितनी टेल आने की है, यानी किसी भी एक को दूसरे की तुलना में वेटेज नहीं दे सकते आप। पासे को उछालें, तो पासे को उछालेंगे तो ऊपरी फेस पर क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सभी के आने की बराबर स्थितियाँ हैं, बराबर चांसेज हैं। किसी भी एक घटना को दूसरे की तुलना में महत्व नहीं दिया जा सकता। यानी कि जब आपने पासा उछाला, जब तक वो नीचे नहीं आ जाएगा तब तक आप कह ही नहीं सकते कि पासे की ऊपरी फेस पर क्या आएगा। तो ये ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती हैं। दोबारा से
ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावना बराबर हो, आने घटने के बराबर स्थितियाँ हो, वो संप्रायिक घटनाएं या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती हैं। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी अभिप्रयोग के विभिन्न परिणाम संप्रायिक यानी समान अनुकूल स्थितियों वाले हों, अर्थात किसी एक घटना को दूसरी घटना की तुलना में महत्व देने का कोई कारण ना हो, तो ऐसी घटनाएं संप्रायिक घटनाएं या बराबर संभाव्य, ये यहाँ क्या है आपका, ये बराबर संभाव्य होने की घटना, तब ये संप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। दोबारा से, if events have same chances of happening, that is equal favorable cases, then they are said to be equally likely. In other words, if the occurrence of none of them is expected in preference to the other, the outcomes are said to be equally likely. फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे वही एग्जाम्पल हो गए। एक पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी एक अंक के आने की अनुकूल स्थितियां समान हैं, सब एक ही बार आएंगे, इसलिए घटनाएं संप्रायिक हैं। या घटनाओं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से किसी एक घटना को दूसरी घटना की तुलना में महत्व देने का कोई कारण नहीं है। नो रीजन टू एक्सपेक्ट 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 इन प्रिफरेंस टू द अदर। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? इक्वली लाइकली घटनाएं कहलाती हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना संप्रायिक है, या हेड या टेल में से किसी भी एक को दूसरे की तुलना में महत्व नहीं दे सकते। हाँ, अगर एक बाइस सिक्का हो, वाइस सिक्का हो, कैसा सिक्का हो जो फेयर ना हो, फेयर ना हो यानी कि एक साइड में ज़्यादा वेट हो, हमेशा वही वाला सिक्का गिरे, वही वाली फेस आती हो, तो वाइस जो सिक्का होगा, जो दो सिक्का होगा, उसमें से हेड और टेल का आना संप्रायिक नहीं है। जैसे अपन बैडमिंटन खेलते हैं आप, तो उसमें कॉक होती है तो नीचे वेट लगा होता है, हमेशा वही हिस्सा नीचे आता है, तो वो क्या है? फेयर नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली केसेज नहीं है। इसी तरह से आपने पिक्चर देखी होगी शोले में अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का है उसमें दोनों तरफ हेड है, तो वो फेयर कॉइन नहीं है, जब भी आप टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। या एक साइड में कोई ऐसे कॉइन हो कि एक साइड में कुछ वेट लगा दें आप, जब भी वो टॉस करेंगे तो वही वाली साइड नीचे आएगी। तो इस तरह के क्या है, सिक्के फेयर नहीं होते, तो वहाँ उछालेंगे तो वो संप्रायिक नहीं होते आपके। तो इस तरह से संप्रायिक घटना और उसकी बात रही। निश्शेष या परिपूर्ण स्थितियाँ या घटनाएं, घटनाओं का ऐसा समुच्चय जिसमें सारी संभावनाएं निहित हों, वो निश्शेष या परिपूर्ण स्थितियाँ कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को आप उछालें और एक सिक्के को उछालें, अपन ये मान के चल रहे हैं कि सिक्का उछालने पर ना तो गायब होगा, ना टूटेगा, ना किनारे पर खड़ा होगा, तब क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये इसकी एग्जॉस्टिव केसेज हैं, परिपूर्ण स्थितियां हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज माथुर क्लास एच के स्टूडेंट का टेस्ट लिया, और टेस्ट लिया ऐसा 30 स्टूडेंट है क्लास में, और टेस्ट लिया ये कहा कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्राइज़ दी जाएगी। अब सबसे ज़्यादा 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया और सबसे ज़्यादा नंबर आए 13, तो 13 वाले ने टॉप कर गया, तो 13 वाले को इनाम दे दिया आपने। तो यानी कि इनाम देने की जो घटनाएं या स्टूडेंट के द्वारा इनाम प्राप्त करने की घटनाएं वो एग्जॉस्टिव है। 30 स्टूडेंट हैं, 100 नंबर का टेस्ट लिया और ये डिक्लेयर कर दिया था कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको ही इनाम मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 13, तो 13 वाले को इनाम दे दी, टॉपर हो गया। अब दोबारा टेस्ट लिया, तब ये कहा गया कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे लेकिन कम से कम 75% आएंगे उसको इनाम दी जाएगी। अब टेस्ट लिया तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए 74, लेकिन अभी भी इनाम नहीं मिलेगी किसी की। तो अब जो किसी को नहीं मिलेगी, तो अब जो इनाम देने वाली घटनाएं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि कंडीशनल हो गई। पहले 13 आए थे नंबर, तो 13 वाले को इनाम दे दी थी, क्योंकि ये कहा था कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्राइज़ मिलेगी। अब ये कहा है कि जिसके सबसे ज़्यादा आएंगे लेकिन एटलीस्ट 75% हो, कम से कम 75% हो, तब इनाम दी जाएगी। टॉपर के 74 नंबर आ रहे हैं लेकिन फिर भी उसको नाम नहीं दे रहे, क्योंकि संभावनाएं उसके अलावा भी हैं। तो जब सारी स्थितियां उसी में समाहित हों तब वो कहलाती हैं निश्शेष या परिपूर्ण स्थितियां। एक बार पढ़ लेते हैं
घटनाओं का एक समुच्चय परिपूर्ण कहलाता है यदि इसके संगत अभिप्रयोग की सभी संभव स्थितियां इस समुच्चय में समाहित हों। अर्थात अभिप्रयोग के होने की स्थिति में कोई भी घटना इस समुच्चय से बाहर ना हो और इस समुच्चय की कम से कम एक घटना अवश्य घटित हो। अगेन, a set of events is said to be exhaustive if all the possible cases are included in the set. That is, no outcomes be outside the set when the experiment is performed, and at least one of the event must occur. एग्जाम्पल देखते हैं। यदि यह माना जाए कि किसी सिक्के को उछालने पर ना तो वह गायब होगा, ना टूटेगा और ना किनारे पर खड़ा होगा, तब या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अर्थात सिक्के को उछालने पर हेड और टेल का आना निश्चित स्थितियाँ हैं। अगेन, इट इज़ सपोज्ड दैट ऑन टॉसिंग ए कॉइन इट इज़ नाइदर मिसिंग नॉर ब्रेकिंग और नॉर स्टैंडिंग ऑन इट्स एज, देन आइदर इट शोज ए हेड और ए टेल, दस अपीयरिंग हेड और टेल ऑन द कॉइन आर एग्जॉस्टिव केसेज। ये एग्जॉस्टिव केसेज हो गई, निश्चित स्थितियाँ हो गई। तो ये आपकी कुछ परिभाषाओं की बात रही। इस तरह से आपने आज एक्सपेरिमेंट और इवेंट दो चीज़ें देखी, दोनों के कुछ अलग अलग केस देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, साथ साथ सैम्पल स्पेस देखा। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण पद थे सारे। कुछ इन पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब इन पर आएंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।